अचूक मारक सामग्री क्लास में आज 14 और 15 जनवरी के लिए करंट अफेयर्स को हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निजामाबाद में इसका शुभारंभ किया गया। निजामाबाद कहाँ है? तो तेलंगाना में है। शुभारंभ किया किसने? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शुभारंभ किया कहाँ से गया? दिल्ली से किया गया, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ पीयूष गोयल ने किया था। आज ही किया है, डेट भी याद रखिएगा। पहला अध्यक्ष आज मतलब कब? 14 जनवरी को। पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पल्ले गंगा रेड्डी। तो पल्ले में भी पा और ला है और पहले में भी पा और ला, इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। पहले मतलब पल्ले। हेडक्वार्टर इसका निजामाबाद में है। और हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। उसका रंग जो है गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन होता है, इस वजह से उसको गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। शीर्ष उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, तेलंगाना दूसरे स्थान पे है। लाकाडोंग हल्दी मेघालय की है, जिसको जीआई टैग भी मिला है। ये सब एडिशनल फैक्ट हैं जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंडिया की बात करें तो हल्दी उत्पादन में उत्पादक दुनिया में पहले स्थान पे है इंडिया, उपभोक्ता भी पहले स्थान पे है और निर्यात के भी मामले में इंडिया पहले स्थान पे है। तो तीनों ही मामलों में इंडिया पहले स्थान पे है, चाहे उत्पादक हो, चाहे खाने के मामले में, चाहे निर्यात करने के मामले में। पूरे विश्व के व्यापार में अकेले इंडिया की हिस्सेदारी 62% है, तो ये फैक्ट भी याद कर लेना। भाषिनी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक चैटबॉट है। चैटबॉट एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्यवस्था है जिससे आप ऑनलाइन सवाल पूछ सकते हैं और वो आपके सवालों का जवाब देगा। तो 11 भाषाओं में उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 में इसको लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि ये मूल भाषा में जानकारी प्रदान करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाकुंभ में अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनका कोई व्यक्ति बिछुड़ जा रहा है, खो जा रहा है, तो समस्या ये है कि उसका अगर अनाउंसमेंट किया जाए तो किस भाषा में किया जाए। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए भाषिनी को लॉन्च किया गया। हालांकि कुंभ सहायक भी चैटबॉट था जिसको लॉन्च किया गया था, लेकिन वो इतनी भाषाओं में जानकारी नहीं दे रहा था। तो कुंभ सहायक और भाषिनी दोनों को याद रखिएगा, ये महाकुंभ 2025 से संबंधित हैं, इसी में लॉन्च किए गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके डीजी वर्तमान में कौन है? तो मृत्युंजय महापात्रा हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1875 मकर संक्रांति के अवसर पर। मोदी जी ने 14 जनवरी 2025 को संबोधित किया। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये संबोधन, ये जो आधार है 15 तारीख नहीं बल्कि मकर संक्रांति को मानकर इसका आयोजन किया गया। नहीं तो 15 को 150वीं जयंती मनाई जाती, लेकिन मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी को मोदी जी ने संबोधित किया और इस अवसर पर सिक्का जारी किया और एक डाक टिकट भी जारी किया। ये सब जानकारी कथन के रूप में पूछी जा सकती है। मिशन मौसम भी बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया था 2000 करोड़ का, आपको पता होना चाहिए। इसके तहत क्या होगा? निगरानी की नई नई प्रणालियों का विकास किया जाएगा मौसम विभाग में। तो मिशन मौसम समझिए। आईएमडी विजन 2047 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विजन जो है दस्तावेज भी जारी किया मोदी जी ने। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, आपको पता होना चाहिए। 150वां स्थापना दिवस मनाया कहाँ गया? तो भारत मंडपम में। कहाँ है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? आईएमडी का तो दिल्ली में है। 1875 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। ये सवाल पीसीएस प्री में पूछा गया है, पीवाईक्यू उठा के देख लेना। उसके बाद ये शिमला में शिफ्ट हुआ, कोलकाता से चला। अब मैप में समझिएगा, दिमाग में अपने मैप लेके आइएगा। कोलकाता से चला, शिमला पहुंचा है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में पहुंच गया। फिर उसके बाद दिल्ली में पहुंचा कब? 1994। तब से इसका मुख्यालय दिल्ली में ही है। तो इस तरह से छवि बनाकर अपने दिमाग में बिठा लीजिए तो आपको याद रहेगा। रबी फसल के आंकड़े जारी किए हैं किसने? किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय के एम ने। रबी फसल के बुआई के आंकड़े, तो गेहूं की बुआई 2024-25 में कितनी हुई है? 320 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। पिछले वर्ष 315 लाख हेक्टेयर में हुई थी, मतलब 5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। चावल की 22 लाख हेक्टेयर में हुई है।
पिछले वर्ष 21 लाख हेक्टेयर में। ऐसे ही दाल की 140, पिछले वर्ष 139, मोटा अनाज 53.5 और पिछले वर्ष 53.3। कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्नों की बुआई जो है 632 लाख हेक्टेयर में हुई है इस बार, और पिछली बार 631। मतलब सभी की बुआई में, रबी की जितनी भी फसलें हैं उनकी बुआई में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, किसी में भी कमी नहीं हुई है। कुछ याद रहे या ना रहे तो इस तरह से कथन याद रखिएगा। और गेहूं और चावल, इनका जरूर याद रखिएगा कि कितनी वृद्धि हुई है, कितना क्षेत्रफल कवर कर रही हैं ये दोनों फसलें। आरओ में तो इस तरह के सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। स्काइल्ड MT-G20 क्या है? एक बुक है। राइटर इसके कौन है? तो अमिताभ कांत, जो कि G20 में भारत के शेरपा थे। नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और हाल ही में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि नीति आयोग ने अपनी स्थापना का 4वां वर्ष मनाया है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रीतिश नंदी पूर्व राज्यसभा, RS का मतलब है राज्यसभा, MP मतलब सांसद हैं, पत्रकार भी हैं, फिल्मकार भी हैं, बिहार के हैं। अभी का चर्चा में है क्योंकि इनका निधन हो गया है। ये एक NGO भी चलाते थे जिसका नाम था पीपल फॉर एनिमल्स। तो बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। ग्लोबल वॉइस फॉर यूनिटी इसकी थीम थी। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 जारी किसने किया? नेचर एजिंग पत्रिका ने। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। इंडिया को 143 देशों में 123वां स्थान हासिल हुआ है। आधार क्या है इसका? देश में जो वृद्ध हो रहा समाज है उसको संभालने की किस देश की कितनी क्षमता है, उस आधार पे ये रैंकिंग जारी की गई। महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है किसने? फोन पे और ICICI लोम्बार्ड ने, दो कंपनियां हैं, इन्होंने बीमा की शुरुआत की है। बहुत ही कम प्रीमियम पर ये सुरक्षा मुहैया कराती हैं। यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर, घायल होने पर, हॉस्पिटलाइज्ड होने पर और मौत होने पर अलग अलग धनराशि का प्रावधान है। तो 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ये कंपनियां बीमा मुहैया कराएंगी। अगर आप घर से, चाहे ट्रेन से आएँ, चाहे एरोप्लेन से आएँ या बस से आएँ, तो अलग अलग वाहन के लिए अलग अलग प्रीमियम की दर है और अलग अलग भुगतान की दर है। तो बस आप इतना ही याद रखिएगा, फोन पे और ICICI लोम्बार्ड। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून जो है 46 साल बाद इसने अपने आप पुनः लागू कर दिया है। CM कौन है? पेमा खांडू हैं। संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला दक्षिण भारत की पहली, बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी। और बेंगलुरु में एक और बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है, उसका नाम बताइए, पता होगा यार तुमको। देवजीत सैंकिया BCCI के नए सचिव बनाए गए हैं। कप्पड़ और चल, ये दो समुद्र तट हैं, मतलब बीच हैं, इनको जो है स्वच्छता के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ब्लू फ्लैग तटों को दिया जाता है जो समुद्र के तट हैं, जो स्वच्छता के साथ रहते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं, प्रदूषण कम रहता है या फिर ना के बराबर रहता है। तो ऐसे तटों को, ऐसे बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। दिया किसके द्वारा जाता है? तो फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, कहाँ की है? डेनमार्क की। फिर नेशनल हाईवेज, नितिन गडकरी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। और कहा गया है कि नेटवर्क के मामले में नेशनल हाईवेज का नेटवर्क जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पे है भारत का। पहला स्थान USA का है, पहले हम चौथे स्थान पे थे। बहुत काम हुआ है इस बार। दूसरा स्थान इंडिया ने हासिल किया है। कुल नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी हो गई है? 1,46,145 किलोमीटर। अगर इसमें स्टेट हाईवेज और जो ग्रामीण सड़कें वगैरह उन सबको शामिल कर लिया जाए तो कुल रोड नेटवर्क जो है वो भारत में 66 लाख किलोमीटर का है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। शहरी और आवासन मंत्री हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने कहा है कि बेहतर शहरी नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि 2047 तक 50% आबादी जो है वो शहरों में निवास करेगी। तो इस तरह का फैक्ट जो है कथन बना के पूछा जा सकता है, इसलिए जहन में डाले रखना। कब तक निवास करेगी? 2047 तक। क्यों? क्योंकि 2047 तक ही हमने विकसित देश बनने का लक्ष्य भी रखा है। तो इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम थी। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पार्लियामेंट पावर्स एंड फंक्शंस एक बुक है। राइटर कौन है? तो KS चौहान। विमोचन
इसका किसने किया है? तो जेडी ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगदीप धनखड़ ने किया है। जलवायु लचीलापन की दिशा में भारत की प्रगति के संदर्भ में पीआईबी ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, उनको देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में भारत ने 7.93% की कमी दर्ज की है 2019 से लेकर 20 के बीच। गैर जीवाश्म स्रोतों से भारत ने कितनी बिजली क्षमता हासिल कर ली है? तो 46.52%। कब तक का आंकड़ा है? अक्टूबर 2024 तक का। वन और वृक्षावरण बढ़कर कुल भूमि क्षेत्र का कितना हो गया है? 25.17%। ये वन स्थिति रिपोर्ट में भी बताया गया है, उस पर एक छोटी वीडियो दे दूंगा पिछली बार की तरह, बस उसको ही तैयार कर लेना कभी, और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो वन आवरण और वृक्षावरण है, ये 2005 से 21 के बीच का है। रातापानी टाइगर रिजर्व है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ है? रायसेन में। और रायसेन में एक और चीज़ है फेमस, क्या है? सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप। और ये भारत का पहला सोलर सिटी भी है, ये भी याद रखना, सांची। तो नया नाम इसका करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसके नाम पे? डॉक्टर विष्णु वाकड़कर के नाम पे। ये पुरातत्वविद हैं और इन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। इतिहास में ये सवाल पूछा जा चुका है। इंडिया और तालिबान की बात करें तो विदेश सचिव इंडिया के विक्रम मिस्त्री ये पहुंचे हैं कहाँ? दुबई में। और उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी मिस्त्रीगिरी दिखाई है। जो अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है और उसके जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान, उनसे भारत और तालिबान के बीच की पहली उच्च स्तरीय वार्ता की है। कब? 9 जनवरी 2025 को। डेट भी याद रखिएगा। रानी हत्से, ऐसे ही याद रखिएगा, पूरा नाम याद मत रखिएगा। मिस्र की रानी है। लगभग 1500 BC का मंदिर जो है उसकी खोज की गई है कहाँ? मिस्र में। मिस्र जो है वो नील नदी के किनारे है। नील नदी आप लोग जानते ही हैं, 2 झीलों से निकलने वाली 2 नदियों के मेल से बनती है। एक तो ताना झील से निकलती है ब्लू नील, और एक है विक्टोरिया लेक, वहाँ से निकलती है वाइट नील। तो विक्टोरिया गोरी थी, आप ऐसे याद रखिएगा, तो वहाँ से वाइट नील निकल रही है और ताना से ब्लू नील निकल रही है। दोनों मिलती हैं कहाँ? खार्तूम में। और खार्तूम से जाके मेडिटेरियन सी में अलेक्जेंड्रिया जो पोर्ट है उसके थ्रू जाके मेडिटेरियन सी में नील नदी गिरती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और जो विक्टोरिया लेक है उससे 0 डिग्री इक्वेटर जो है लाइन वो पास होती है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया में साइबर हमला हुआ है, उस आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। तो इंडिया को दूसरा स्थान हासिल हुआ है, पहला स्थान यूएसए को मिला है। अगर साइबर अपराधों की बात करें तो उस आधार पर भारत को 10वां स्थान हासिल हुआ है पूरे विश्व में। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। विश्व में 2030 तक 170 मिलियन नौकरियों का सृजन जो है होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये भी याद रखना कि ये रिपोर्ट जारी किसने की है। जी आपकी बात करें तो ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानेट इसकी फुल फॉर्म है। COP26 जो कि ग्लासगो में आयोजित हुआ था, कब? 2021 में। 26 मतलब छपाक, छपाक मतलब कहाँ? पानी में होता है, और पानी किस में होता है? ग्लास में, और ग्लास का मतलब ग्लासगो, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो ये PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित एक वैश्विक पहल है जो विकासशील देशों में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी 2021 में। अभी क्यों चर्चा में है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस और जियाप दोनों ने मिलकर बड़े सोलर प्रोजेक्ट जो हैं उनकी स्थापना के लिए $100 मिलियन, ये धनराशि याद रखिएगा, उसके फंड की स्थापना हेतु समझौता किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिरुपति मंदिर, श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसको, आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति जिले में, तिरुमला पहाड़ियों पर है। पहाड़ियों का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी में इस तरह से एक सवाल पूछा जा चुका है। तो तिरुपति मंदिर या फिर वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। द्रविड़ शैली में बना है। चर्चा में क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगदड़ हुई जिसके चलते श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। हिमालय से विंध्यन के बीच के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं, और विंध्यन से लेकर कृष्णा नदी के बीच के जो मंदिर हैं वो बेसर शैली में। ठीक, बेसर मतलब बीच, बीच में भी बा है और बेसर में भी बा है, तो जो बीच की शैली है वो है बेसर। और जो कृष्णा नदी के दक्षिण में जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। तो तीनों शैलियों को याद रखिएगा। इम्पॉव हर विज नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच की एक पहल है। महिला सशक्तिकरण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इम्पॉव मतलब एम्पावर करना, हर मतलब
महिला की बात हो रही है उसको। 2018 में इस महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2022 में इसके स्वरूप को चेंज कर दिया गया है, जिसमें पीपीपी अवधारणा को शामिल कर लिया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब इसमें निजी व्यक्ति भी सहभागिता दिखा सकते हैं। सुप्रिया चक्रवर्ती और भारत संघ एक वाद है सुप्रीम कोर्ट में। 2023 में जो क्वीर एक समूह है, लिंग भिन्नता से संबंधित एक समूह है, उनके विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया था 2023 में। तो सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ वाद को याद रखिएगा। अभी क्यों चर्चा में पुनः इसको लेकर याचिकाएं जो हैं दायर की गई थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। क्वीर की बात करें तो जो LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इनमें से एक समूह है जो अलग यौन इच्छा रखते हैं, या फिर इनका जो मानक है वो अलग रहता है, आप समझ जाइएगा। सामान्य जो लक्षण हैं वो इनमें नहीं रहते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको USA ने गल्फ ऑफ USA उसका नाम करने का अपने यहाँ प्रस्ताव पेश किया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, USA, क्यूबा और मैक्सिको, ये तीनों देश जो हैं इसके किनारे पर हैं। इसमें मिसिसिपी और रियो ग्रांडे नदियाँ अपना जल गिराती हैं, दोनों नदियों को याद रखिएगा। लॉस एंजल्स की बात करें तो ये USA के कैलिफोर्निया प्रांत में है। हॉलीवुड हिल्स पर है, यहाँ पर जो भी हॉलीवुड स्टार हैं उनके महंगे महंगे आवास हैं। अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि जंगल की आग से ये खूब तबाह हुआ है। कारण क्या है, सेंटा आना हवाएं जो शुष्क और गर्म प्रवृत्ति की होती हैं, बारिश की कमी, इसके चलते आग लगी है। और इससे बचने के लिए उपाय के तहत फायर रिटायरडेंट का इस्तेमाल किया गया, जो कि आग लगने या फिर जलने को कम करता है या फिर एकदम ख़त्म करता है। इसके घटक क्या क्या हैं, पानी, उर्वरक, केमिकल और अमोनिया फास्फेट। जो इम्पोर्टेंट है वो है अमोनिया फास्फेट। ये पौधों की पत्ती पर गिरकर पौधों की इर्द गिर्द जो है ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे आग की जो पहुंच है वो रुक जाती है और आग फैलती नहीं है और लगती भी नहीं है। इसका रंग गुलाबी है, तो रंग भी याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, जो हवाई जहाज होता है उसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग आपको बताना है कैसा होता है। जेड मोड की बात करें, जिसको सोनमर्ग टनल भी कहा जाता है, इसकी कुल लंबाई 6.4 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला में इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने। कब, 13 जनवरी को, डेट भी याद रखना। कितनी ऊंचाई पर है, तो 8650 फीट की ऊंचाई पर है। लागत कितनी आई है इसमें, 2700 करोड़ रुपए। श्रीनगर से लेह को जोड़ती है और नेशनल हाईवे संख्या 1 पर स्थित है, याद रखिएगा। थोड़ा इसको समझते हैं, श्रीनगर और लेह के बीच। ये देखिए जेड, इसको मोड़ क्यों नाम दिया गया है, ये जो रास्ता है जेड वाला, ये देखिए यहाँ पर, तो इस जेड को सीधा कर दिया है इस टनल ने। तो ये दो बिंदु हैं, गनगीर और सोनमर्ग, इनके बीच ये टनल है जिसकी लंबाई जो है 6.4 किलोमीटर है। तो ये एक तो दूरी कम हुई है, और दूसरा ये जो क्षेत्र है, ये जो भूस्खलन होता है, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। बहुत मतलब भूस्खलन की बारंबारता रहती है, तो उससे भी बचने के लिए ये टनल एक कवच की तरह काम कर रही है। इसके साथ ही जो बर्फबारी है उस दौरान रास्ता बंद हो जाता है, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके साथ ही जो सेना है वो कारगिल, लेह जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच जो है सुनिश्चित कर सकेगी, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी को कंटिन्यू कर सकेगी। तो फ़ायदे इसके कई हैं। कारगिल भी रास्ते में पड़ता है, द्रास भी रास्ते में पड़ता है। एक टनल और इसी मार्ग पर बन रही है जिसका नाम है जोजिला टनल, वो निर्माणाधीन है, 2028 तक बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सीमा पर पहुंच को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 की बात करें तो 11 से 14 फरवरी के बीच यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो कि नई दिल्ली में है, तीसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, PGM का मतलब है प्राकृतिक गैस मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चार्ट की बात करें तो यह अफ्रीकी देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, LL का मतलब है लैंडलॉक्ड। कैपिटल है इसकी नदजामना। चर्चा में क्यों है, राष्ट्रपति भवन में आतंकवादियों फिर चरमपंथियों ने हमला कर दिया। उनका नाम क्या है, बोको हरम, उसको लिखना मैं भूल गया, बोको हरम, इसको याद रखिएगा। तो इस वजह से कई लोगों की मौत हुई है। चार्ट को जो है डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जैसे हार्ट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, अफगानिस्तान को,
वैसे डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका चाड को कहा जाता है। क्यों? शुष्क जलवायु के कारण। नैनो बबल तकनीकी पानी को शुद्ध और साफ करने की तकनीक है। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में इसको लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से हमने 2 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।